तो देखिए 12th बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुका हूं फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए आंसर के साथ प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर भी मिलेगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, प्रश्न संख्या 2 है, इसका उत्तर है, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा फिर बच्चों। अति लघुत्तरीय हो गए, लघुत्तरीय हो गए, सारे प्रश्नों को बताया हूं फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 से, किस नंबर से फिर बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर लेकर आए बच्चों। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी पर बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बच्चों, बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को तैयार कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया यहाँ पे बच्चों। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए, 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आंसर देखते हैं फिर बच्चों। तो देखिए उत्तर हो जाएगा बिना निषेचन के, अर्थात निषेचन की क्रिया आप लोग पढ़े होंगे। अनिषेचित बीजांड द्वारा अंकुरित भ्रूण बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण धतूरा, आलू आदि में। देखिए बिना निषेचन के, अर्थात बिना निषेचन की क्रिया किए, बिना नर मादा की युग्मक के क्रिया किए, अनिषेचित मतलब होता है निषेचन ना करना। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको तो मालूम होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है फिर बच्चों। भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह आपको 2017 कोड SL में पूछा गया है बच्चों कि भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। आइए आंसर को देख लेते हैं फिर बच्चों। तो भ्रूणकोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन द्वितीयक केंद्रक के एक नए युग्मक के साथ संयुक्त होने से होता है। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आ गया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है। विपुंसन से क्या तात्पर्य है बच्चों, जिसको कहते हैं इमास्यूलेशन। तो विपुंसन द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व पुंकेसरों में पृथक्करण करना विपुंसन कहलाता है। द्विलिंगी, एकलिंगी आप लोग पढ़े, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, को पृथक्करण करना विपुंसन कहलाता है। देखते हैं फिर बच्चों प्रश्न संख्या 4 क्या फिर बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है कि मोरूला तथा बालुस्टुला में एक अंतर लिखिए। क्या लिखना है फिर बच्चों, मोरूला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए, जो कि आपका 2006 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मोरूल कहलाती है। ब्लास्टुला अवस्था में खोखले गेंद सदृश भ्रूण में कोरकगुआ या ब्लास्टोसील पाई जाती है। यह आपका हो गया चौथा। अब देखते हैं फिर बच्चों पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पूछा गया फिर बच्चों कि भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 अंगों क्या लिखना है फिर बच्चों, नाम लिखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, PDF के लिए आपको अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। हम सफ़र 2028, ये मेरी मेन ID। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते तो भी ठीक है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, क्या दिया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम पर PDF अपलोड करता रहता हूँ। तो ये था प्रश्न संख्या 5 तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 हो गया, उत्तर इसका है इसमें विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचनाएं बनती है, जैसे रुधिर, वृक्क, हृदय, जनन, त्वचा की डर्मिस आदि का उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। प्रश्न संख्या 6 बच्चों, आतरव चक्र क्या है, आपको 2019 में पूछा गया है। तो आतरव चक्र स्त्री के जनन पथ प्रमुखता गर्भाशय तथा फेलोपियन नालिका, प्राथमिक जनन अंग, अंडाशय तथा हार्मोन स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को माहवारी अथवा आतरव चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है फिर बच्चों कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टोली कोशिकाएं, जिसे कहते हैं सेर्टोली सेल्स, ये स्टोली सेल्स कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 8 है फिर बच्चों
कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। आपका 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। कब पूछा गया बच्चों? 2020 की परीक्षा में पूछा गया कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों स्पेमेटेड के चल शुक्राणु यानी मोटिल स्पर्म में कायांतरण को शुक्राणु जनन या शुक्राणु यांत्रण कहा जाता है। यह शुक्राणु जनन प्रक्रिया का एक चरण है। ये आपका कितना हो गया बच्चों? 8 प्रश्न हो गए। टोटल 8 प्रश्न हो गए। अभी देखते चलते हैं 15 प्रश्न को हमने लिया है। प्रश्न संख्या 9 पर बच्चों एसटीडी का पूरा नाम बताइए। एसटीडी का पूरा नाम बताना है पर बच्चों। तो देखिए उत्तर है इसका एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिसीज यानी यौन संचरित रोग या रतिज रोग। यह जनन मार्ग संक्रमण भी कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 है उल्ब वेधन जांच किसे कहते हैं बच्चों? उल्ब वेधन जांच किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उल्ब वेधन जांच की जाती है। ये आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए बच्चों? 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अभी मैंने कितना बताया था? 15 बताया था। तो अभी टोटल आपके 5 और प्रश्न बचे हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं आप लोग। तो देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि एमटीपी क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा एमटीपी जो होता है वो सकभरता का चिकित्सालय समापन भारत सरकार ने इसे 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। तो एमटीपी क्या है? तो ये क्या सकभरता का चिकित्सीय समापन है। कब लागू किया गया? तो 1971 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। 12 है कि उल्ब भेदन एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए। तो धनात्मक अनुप्रयोग देखते हैं। यह भ्रूणावस्था में अनुवांशिक रोग की जांच में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है ऋणात्मक अनुप्रयोग, यह मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 13 पर बच्चों परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? 2020 में WG की कोड में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां होती है। ये आपके थे 13 नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है प्रागण को परिभाषित कीजिए, जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। प्रागण को परिभाषित करना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो प्रागकणों का प्रागकोश में मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है परागकण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण जो स्वयं से करता है, परपरागण जो होता है जो दूसरों से करता है। मतलब स्वपरागण में एक जंतु की आवश्यकता होती है और परपरागण में 2 जंतु की आवश्यकता होती है। मतलब एक स्वपरागण का मतलब केवल एक से, परपरागण का मतलब पर में से होता है दूसरे पर आश्रित। तो ये हो गया प्रागण की परिभाषा और ये हो गया 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं बच्चों कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखना है। तो मेरे बच्चों तो उत्तर हो जाएगा पहला हाइड्रिलिया बेलिसनेरिया जोस्टीरा। तो देखिए ये 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 15 जो आपके प्रश्न थे जो कि हमने बता दिया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।